हम स्विच के केसेस को न्यूमेरिक नंबर्स के स्थान पर कैरेक्टर्स से भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए यहाँ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे प्रेस 1 के स्थान पर प्रेस W है विड्रॉल के लिए, D है डिपॉजिट के लिए, B है बैलेंस के लिए, M फॉर मिनी स्टेटमेंट है। और यहाँ पे भी देखें केसेस में भी हमने सेम डिफाइन किया है। W है विड्रॉल के लिए, D है डिपॉजिट के लिए, B फॉर बैलेंस और M फॉर मिनी स्टेटमेंट। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि हमने कैरेक्टर्स को प्रयोग किया है तो सिंगल कोट्स के अंदर हमने उस कैरेक्टर्स को रखा है। और फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक केस के लास्ट में ब्रेक को डिफाइन किया गया है ताकि एक केस के पश्चात दूसरा केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ना हो जाए। और डिफॉल्ट में हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन, यदि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन यूजर के द्वारा सिलेक्ट नहीं किया जाता, इन केसेस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया जाता तो डिफॉल्ट ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन के रूप में आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। यहां पे देखें प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया, कैरेक्टर चॉइस वेरिएबल लिया गया है। चॉइस में हम कैरेक्टर को स्टोर करेंगे जो यूजर के द्वारा इनपुट किया जाएगा। ऑप्शंस दिखाए गए हैं यूजर को प्रिंट करवाकर। यूजर से चॉइस वेरिएबल के द्वारा इनपुट ली गई है। और फाइनली फिर केसेस को डिफाइन किया गया है जिसमें हमारे पास कैरेक्टर केसेस यहाँ पे हैं। अब हम कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए यहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ W प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट केस अर्थात विड्रॉल वाला मैसेज मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। मैं एंटर कर देता हूँ। फिर से कंट्रोल F9, अब की बार मैं D प्रेस करता हूँ तो डिपॉजिट वाला केस मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। और यदि मैं फिर से एग्जीक्यूट करने के पश्चात जो मेरे पास इनपुट में अवेलेबल नहीं है मैसेज, उसको प्रयोग कर लेता हूं जैसे Z को, तो डिफॉल्ट मैसेज अवेलेबल हो जाएगा जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। तो इस प्रकार आप केसेस को ना केवल नंबर से बल्कि कैरेक्टर से भी डिफाइन कर सकते हैं और ये आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम स्विच के इस एक और प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें हमने सभी केसेस के लिए अलग से ब्लॉक्स बनाए हैं जिसके अंदर हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को शामिल किया है और हर एक केस एक अलग काम कर रहा है। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हमने दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड की, उसके पश्चात वॉइड मेन। देखिए हमने यहाँ पे ब्लॉक ओपन किया है वॉइड मेन का, यहाँ से मेन फंक्शन ओपन किया है। हमने यहाँ 4 वेरिएबल लिए हैं, चारों इंटीजर डेटा टाइप के हैं। ABC का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए और चॉइस का प्रयोग यूजर से इनपुट प्राप्त करने के लिए है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर यूजर से एंटर करवाए हैं जिनको Cin के द्वारा A और B में स्टोर कर लिया गया है। उसके पश्चात योर ऑप्शंस के साथ यहाँ पे कुछ आउटपुट्स कुछ प्रिंट करवाया गया है यूजर की स्क्रीन पे। जैसे 1 है एडिशन के लिए, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवीजन। उसके पश्चात चॉइस पूछी गई है यूजर से कि वो क्या चाहता है। यहाँ सीन में चॉइस दी जाएगी और स्विच में यहाँ पे चॉइस वेरिएबल को पास कर दिया जाएगा। जिस प्रकार की वैल्यू चॉइस वेरिएबल में होगी उस प्रकार का केस सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए वैल्यू 1 है तो केस 1 सिलेक्ट होगा। जैसे केस 1 सिलेक्ट होगा, अब यदि यहाँ ध्यान दें तो केस का एक ब्लॉक बनाया गया है जिसके अंतर्गत हमने उस केस में एग्जीक्यूट होने वाली सभी स्टेटमेंट्स को शामिल कर लिया है जो कि A और B को टोटल करके C में ट्रांसफर करता है और फिर टोटल प्रिंट करता है और फिर ब्रेक कर देता है केस को। इसी तरह से यदि केस 2 हो तो माइनस, केस 3 हो तो मल्टीप्लाई, 4 हो तो डिवाइड करता है। और लास्ट में यदि इनमें से कोई भी केस ना हो तो डिफॉल्ट ऑप्शन जो कि रॉन्ग ऑप्शन है वो दिखा दिया जाता है। तो गेट ch के पश्चात मेन को क्लोज कर दिया जाता है। हम इस प्रोग्राम को switch4.cpp से प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। यहां हमारे पास switch4.cpp अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं यहाँ पे कंट्रोल F9 के साथ, सबसे पहले 2 नंबर मांगे जाते हैं 10 और 20। यहाँ मैं एंटर कर देता हूं। उसके पश्चात मेरे से जानकारी मांगी जाती है किस प्रकार की कैलकुलेशन करना चाहता हूं। यदि मैं 1 कर देता हूं, यहाँ पे एंटर कर देता हूं तो टोटल आ जाता है दोनों का। फिर से यदि मैं यहाँ 2 नंबर और एंटर करता हूं और यहाँ मैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 प्रेस कर देता हूं चॉइस में तो मेरे पास आउटपुट आ जाता है प्रोडक्ट में। और यदि मैं यहाँ 2 नंबर इनपुट करने के पश्चात इनमें से कोई भी केस सिलेक्ट नहीं करता, जैसे 8 प्रेस कर देता हूं तो मेरे पास रॉन्ग ऑप्शन का एक मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार स्विच से हम केसेस में ब्लॉक बनाकर एक से ज्यादा स्टेटमेंट शामिल कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को स्विच के साथ प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमारे पास उपलब्ध है वो है आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास 3 मुख्य तरह की लूप्स उपलब्ध है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। लेकिन लूप्स का अध्ययन करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ 2 एग्जाम्पल अवेलेबल हैं।
सबसे पहले वाले एग्जांपल में हम हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाना चाहते हैं। यदि आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपके पास यहाँ एक बार हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाया जाएगा स्क्रीन पर, क्योंकि आपने सी आउट स्टेटमेंट को एक बार यहाँ पे दिया है। परंतु यदि यही स्टेटमेंट मुझे 5 बार प्रिंट करवानी है तो फिर उसके लिए मैं इस प्रोग्राम का प्रयोग कर सकता हूँ, जिसमें मैंने 5 बार सी आउट किया है और हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करवाया है। परंतु अगर मुझे 50 बार यही स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी हो या 5000 बार यही स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी हो, तो क्या मुझे 50 या 5000 बार लिखना पड़ेगा? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रॉब्लम का हल है हमारे पास लूप्स के रूप में। किसी भी काम को यदि आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है, रिपीटली एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो उस स्थान पर आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप में आप ये भी जानकारी दे सकते हैं कि कोई कार्य कितनी बार किया जाए, और इसके अलावा आप किसी कंडीशन के आधार पे भी ये तय कर सकते हैं कि कोई कार्य कब तक किया जाए। अर्थात आप नंबर ऑफ टाइम्स की जानकारी देके कितनी बार काम हो ये भी जानकारी दे सकते हैं। और यदि आपको नंबर ऑफ टाइम्स का ज्ञान नहीं है तो आप एक कंडीशन तक उस लूप को चला सकते हैं। हम यहाँ लूप्स की बात करते हैं। C++ लैंग्वेज में हमारे पास 3 मुख्य लूप्स उपलब्ध हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। परंतु लूप्स के अध्ययन से पहले हम इसके 3 मुख्य भाग देखते हैं। इन तीनों लूप्स में से आप किसी भी लूप का प्रयोग करें, परंतु आपको ये 3 पार्ट हर लूप में शामिल करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इनिशियलाइजेशन, जिसे हम स्टार्टिंग ऑफ लूप या स्टार्ट ऑफ लूप कह सकते हैं। मान लीजिए आपको 50 लाइंस प्रिंट करवानी है, परंतु आपको ये जानकारी देना कि कहां से ये काउंटिंग शुरू हो, इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं काउंटर, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसमें हम 1 स्टोर कर देते हैं, जो ये जानकारी देता है कि 50 लाइनें प्रिंट करवाने के लिए हम नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, अर्थात ये स्टार्ट ऑफ द लूप कहलाएगा और यही इनिशियलाइजेशन पॉइंट कहलाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी लूप को चलाने के लिए हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना पड़ता है, जो हम एक वेरिएबल की सहायता से बता सकते हैं। और यहाँ पे हमने इंटीजर वेरिएबल काउंटर लिया है, जिसमें हमने 1 स्टोर कर दिया है, और यहाँ 1 का अर्थ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से। इसी तरह से हमारा जो कार्य है वो तब तक होगा जब तक हमारी 50 लाइनें प्रिंट नहीं हो जाती। इसका अर्थ ये हुआ कि शुरुआत 1 से होगी और जब तक 50 लाइनें प्रिंट नहीं हो जाती तब तक वो कार्य चलता रहेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन है, जब तक हमारा काउंटर छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 50 के, तब तक हमारे पास वो कार्य होता रहे। इस पार्ट को हम कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो उसी वेरिएबल जो काउंटर है हमारे पास, उसी का प्रयोग किया है, उसी का प्रयोग करके हमने यहाँ कंडीशन तैयार की है। जहाँ पहला पार्ट ये बताता है कि शुरुआत कहाँ से हो, वही कंडीशन वाला पार्ट ये बताता है कब तक आपका काउंटर, कब तक लूप चलती रहे। इसके लिए काउंटर, यदि आप यहाँ देखें तो काउंटर जब तक 50 से छोटा है या 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक लूप चलती रहे, और इसी को हम एंड ऑफ लूप या कंडीशन भी कह सकते हैं। इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने के पश्चात लूप बंद हो जाएगी। थर्ड सेक्शन हमारे पास आइट्रेशन के रूप में उपलब्ध है, जिसमें आइट्रेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हम 1 से शुरुआत करते हुए 50 तक जाना चाहते हैं, तो इसमें 1 में क्या जोड़ें कि हम 50 तक पहुंच जाएं। हम 1-1 जोड़कर भी 50 तक पहुंच सकते हैं। जैसे यदि पहले 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3। इस तरह से हम 1-1 जोड़कर 50 तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ काउंटर प्लस प्लस या काउंटर माइनस माइनस का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटर प्लस प्लस का अर्थ होता है काउंटर में 1 जोड़कर आगे बढ़ना, बिल्कुल इस लाइन की तरह। काउंटर +1 जो है, हम हर बार काउंटर की वैल्यू में 1 जोड़ते हैं और फिर से काउंटर में असाइन कर देते हैं। काउंटर माइनस माइनस का प्रयोग डिक्रीमेंट कंडीशंस में किया जाता है। जैसे कि हमारे पास 50 से अगर हम शुरुआत करते और 1 तक चलते, तो तब हम काउंटर माइनस माइनस का प्रयोग करते, अर्थात 50 से लेकर 1 तक जाने में हमें माइनस करना पड़ता नंबर। परंतु अभी यहाँ के एग्जाम्पल के अनुसार हमें काउंटर प्लस प्लस करना है, और यदि हमें 1 से अधिक नंबर को प्लस करते हुए कंडीशन तक पहुंचना है तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ काउंटर में 2 ऐड किया है और फिर से उसको काउंटर में स्टोर करवा दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब की बार हर बार 2 का इंक्रीमेंट दिया जाएगा और उसके पश्चात काउंटर आगे बढ़ेगा। आप इस प्रकार इंक्रीमेंट प्रदान कर सकते हैं लूप को। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट किसी भी लूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं। कंडीशन, जिसमें हम वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं अपनी कंडीशन को। और फाइनली आइट्रेशन, उसी वेरिएबल में कुछ प्लस या माइनस करते हैं जिससे कि हमारे पास
काउंटर इनिशियलाइज पॉइंट से लेकर कंडीशन तक चलता है।